नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग जो पीछे की हम लोग की जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग वर्ग जो 4 है उसके अंतर्गत पर्यावरण और हम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण नोट्स थे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोग किए थे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या प्ले लिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बीपीएससी टियर 3 का एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए ये जो नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को नोट्स करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अधिकतर प्रश्न आने की ज़्यादातर संभावनाएं होगी। तो आप लोग ये नोट्स को जरूर देखिए, फॉलो कीजिए। और आप लोगों को मैं इस चैनल पर जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे उसको भी मैं साथ ही साथ इसके साथ कराते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। तो आज हम लोग देखेंगे, जो हम लोग का टॉपिक होगा वर्ग जो 5 है, पर्यावरण और हम, इसी के अंतर्गत हम लोग आज की विषय में चर्चा करने वाले हैं और जो जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो पाठ है, पाठ या सारणी जो क्या क्या है, इसमें क्या क्या पाठ सारणी में आता है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाठ नंबर अध्याय 1 पे चलते हैं। अध्याय जो 1 है हम लोग का, पटना से नाथुला दारा की यात्रा, पटना से नाथुला की यात्रा, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बने हैं, जो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी को मैंने यहाँ पे लेने का प्रयास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, पहले नंबर देखेंगे कि जो सिक्किम की राजधानी हो जाएगा वह गंगटोक हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। ध्यान में रखिएगा, जो दार्जिलिंग हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल का सुंदर पर्वतीय स्थल हो जाएगा। अध्याय हम लोग का 1 है दोस्तों। पटना से नथुला की यात्रा में हम लोग अगर चले हैं तो सिक्किम पे पहले चले हैं, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगा। जो दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल माना जाता है, ठीक है। अगर टाइगर हिल की बात करेंगे, टाइगर हिल कहाँ पे है भैया, तो टाइगर हिल जो हो जाएगा ये दार्जिलिंग में हो जाएगा। टाइगर हिल कहाँ पे है, तो दार्जिलिंग में है, ठीक है। इसके बाद अगला जो देखेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ये कहाँ पे, तो लाजड बॉटनिकल में हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे गार्डन जूलॉजिकल पार्क, ये भी दार्जिलिंग में हो जाएगा। गार्डन जूलॉजिकल जो पार्क है ये दार्जिलिंग में हो जाएगा। इसके बाद अगला जो देखेंगे हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये भी दार्जिलिंग में है और इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। तो ये प्रश्न जो है 1 से 5 के जो भी शिक्षकगण तैयारी कर रहे होंगे और इस पर एग्जाम देंगे, उनके लिए ये जो क्लासें हो रही है ये वह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो कहाँ पे हो जाएगा, दार्जिलिंग में हो जाएगा। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। गार्डन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, ये भी दार्जिलिंग में है और दार्जिलिंग जो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं अगला जो पॉइंट है कि तेंजिंग, ये तेंजिंग क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे कि तेंजिंग क्या है। तो शुरुआत में तेंजिंग 20 साल की उम्र से कूली का काम करते थे। ये जो तेंजिंग थे ये शुरुआत में 20 साल की उम्र से कूली का काम करते थे। तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था और बाद में यह भारत के मूल निवासी बन गए। तेंजिंग एक व्यक्ति का नाम है। ये 20 साल की उम्र में कूली का काम करते थे और इनका जन्म तिब्बत में हुआ था और ये बाद में भारत के मूल निवासी बन गए। कौन, तो तेंजिंग, ठीक है। अगला जो पॉइंट होगा हम लोग का कि बचपन का दिन इन्होंने नेपाल में बिताया था। बचपन का दिन नेपाल में बिताए थे कौन, तो तेंजिंग बिताए थे। और 1953 में तेंजिंग जो है ये नोर्गे सर एंडमन हिलोरी
पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट जो शिखर है 8,848 मीटर पर चढ़े और भारत का सबसे पहले झंडा लहराए थे। कौन? तो तेंजिंग नोरेंग सर एडमंड हिलोरी। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा यह प्रश्न है। अगला जो पॉइंट देखेंगे कि तेंजिंग नोरगे को सिरदार की उपाधि मिली थी। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि तेंजिंग नोरगे को किसकी उपाधि मिली थी? तो सिरदार की उपाधि मिली थी। ओके। हाल फिलहाल बिहार की पर्वतरोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। गंगटोक जो है ये समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। ध्यान में रखिएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और 6000 के फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। सिक्किम की प्रमुख नदी तीस्ता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? तीस्ता है। आगे बात करेंगे सिक्किम में, तो सिक्किम में लेप्चा, नेपाली, भूटिया निवास करती है। यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? तो लेप्चा, नेपाली, भूटिया निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा, जिसको बौद्ध धर्म गुरु का निवास स्थान जाना जाता है। बौद्ध धर्म गुरु का निवास स्थान रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा के नाम से जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है जो सिक्किम में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा, ये जो बौद्ध धर्म का जो दर्शनीय स्थल है ये कहाँ पे है? तो ये सिक्किम है। नाथुला दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? तो नाथुला दर्रा भी जो है सिक्किम में हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, कह रहा है कि नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। किस मार्ग के नाम से जाना जाता था? तो सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। समझ में आ गया? आगे चलेंगे। हम लोग का जो अध्याय 2 है ये खेल से रिलेटेड है, और खेल से रिलेटेड है ये अध्याय, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो खेल से संबंधित है हर एग्जाम में प्रश्न एक जरूर आता है। तो जरूर आप लोग इस खिलाड़ी मतलब कि कौन कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये चीज़ ध्यान आप लोगों को रखना होगा। तो चलते हैं, पहले हम लोग का अध्याय 2 है, खो खो में आप पहुँचते हैं। खो खो जो खेल होता है इसमें कुल 9 मुख्य और 3 विकल्प होते हैं। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट जो है ये एक प्रकार की युद्ध कला है। जापान का खेल सुमो हो जाएगा। जापान का खेल क्या होगा? तो सुमो हो जाएगा। समझ गए? अगर बात करेंगे सिख धर्म की, सिख धर्म में गतका एक मार्शल आर्ट है, यह सिख धर्म से जुड़ा है। ये प्रश्न आ सकता है, गतका मार्शल आर्ट ये किससे जुड़ा हुआ है? तो गतका मार्शल आर्ट जो हो जाएगा ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय जो समुदाय है उसको कौन सा रूप प्रदान किया है? तो सैन्य रूप प्रदान किए हैं। कौन सा रूप प्रदान किए हैं? तो सैन्य रूप प्रदान किए हैं। आगे जो पढ़ेंगे हम लोग कि गतका जो हो जाएगा यह सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है। गतका सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है और ये आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। ये आत्मरक्षा के लिए भी ये सीखा जाता है। किसको? तो गतका को। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। ये जो सिख समुदाय के जो लोग हैं बैसाखी, ये गुरु गोविंद सिंह के जयंती पर ये लोग खेलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे ध्यान से देखिएगा। आगे देखेंगे, अगला जो पॉइंट हो जाएगा हम लोग का कि इस खेल को हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग भी खेलते हैं। ये जो खेल है इस खेल के लोग हिंदू धर्म के भी लोग खेलते हैं साथ में, और मुस्लिम धर्म के भी लोग खेलते हैं। ये खेल से रिलेटेड था। अब हम लोग का जो अध्याय 3 हो जाएगा वह हो जाएगा बीजों का बिखरना। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैं साथ ही साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और बताते चलेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा और साथ ही साथ याद भी हो जाएगा।
अगला जो पॉइंट हो जाएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर, याद रखिएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो वर्धमान महावीर थे। इनका जो मंदिर है ये जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लच्छूवाड़ गांव में स्थित है। कहाँ पे, तो लच्छूवाड़ गांव में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर थे। ये इनका जो मंदिर है जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लच्छूवाड़ गांव में स्थित है। इसके बाद देखेंगे अगला जो पॉइंट है कि जैनियों का एक समूह इसे महावीर की जन्म स्थली मानता है। जैनियों का समूह जो है इसे महावीर के जन्म स्थली माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कुछ इसमें लिया गया, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे, पेड़ पौधे कहीं भी उग जाते हैं, जैसे तरह तरह से बिखरते बीज, चटक फटकर बिखरने वाला बीज, हर्ष श्रृंगार गुल मेहंदी के बीच। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप घर में कहीं एक पौधे को बो देते हैं, ठीक है, पौधे का मतलब फूल को बो देते हैं, तो जो उसमें से बीज होते हैं वह पौधे में से वह टूट कर नीचे गिर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। फिर अब अगला साल जो है अगर उस बीज को नहीं बोते हैं तो उसमें से जो अंकुर मतलब उस बीज में से पौधे उगने चालू हो जाते हैं। तो वही बात कह रहा है। हवा में उड़ने वाले बीज कपास के बीज, याद कीजिएगा हवा में उड़ने वाले बीज कौन से हो जाएंगे, कपास के बीज हो जाएंगे। पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज कमल और कुमुदिन के बीज हैं। पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज कमल और कुमुदिन के बीज हो जाएंगे। जानवरों की सवारी पर बिखरने वाले बीज कौन से होंगे, तो गोखरू का बीज हो जाएगा। याद रखिएगा गोखरू का बीज में गाय भैंस आदि जैसे जानवरों के शरीर में चिपका रहने वाला वह बीज हो जाएगा, गोखरू का बीज। पंछियों द्वारा बिखरा पीपल बरगद और अमरूद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का अगला जो अध्याय होगा पाठ 5 का वर्ग 5 का अध्याय 4 मेरा बगीचा। मेरा बगीचा में देखेंगे हर्बेरियम। मेरा बगीचा में हर्बेरियम, यह जो है एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है हर्बेरियम, जिसमें पेड़ों एवं घास की पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। किसको, हर्बेरियम को। तो ये मेरा बगीचा था, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने कराया। आगे देखेंगे कुछ ऐतिहासिक स्मारक, अध्याय 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का आवासीय प्रथम विश्वविद्यालय था। इसमें कह सकते हैं 10,000 से अधिक, इसमें 10,000 से अधिक छात्र जो हैं ये छात्र एवं 200 लगभग शिक्षक थे, 2000 शिक्षक थे, याद रखिएगा 10,000 से अधिक छात्र थे और 2000 लगभग इसमें शिक्षक थे नालंदा विश्वविद्यालय में। इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्वान आते थे। छात्र जो थे इसमें पढ़ने के लिए आकर्षित होते थे, बहुत अच्छा पढ़ाई होता था। इस विद्यालय में कोरिया देश के लोग आते थे, जापान के, चीन के, तिब्बत के, इंडोनेशिया और तुर्की के जो छात्र थे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है यहाँ पे पढ़ने आते थे। इसके आगे जो हम लोग का पॉइंट है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष का काल था। उत्कर्ष का काल जो है नालंदा विश्वविद्यालय का कब कहा जाता है, तो 8वीं शताब्दी से लेकर 20वीं सदी तक। आगे देखेंगे चीनी यात्री हेनसोंग यहाँ से आकर पढ़े थे, याद रखिएगा। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे चीनी यात्री हेनसोंग ये नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े हुए ही व्यक्ति हैं। हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ये भी प्रश्न याद रखिएगा, बन सकता है कि हेनसोंग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। चीनी यात्री हेनसोंग ये नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़ाई किए थे और 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया था। बख्तियार खिलजी ने इनको क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था, मार के गिरा दिया था। किनको, तो हेनसोंग को। आगे देखिएगा इसमें 8 अलग अलग प्रांगण और 10 मंदिर था, जिससे अनेक ध्यान केंद्र थे। इसके अंदर अलग अलग प्रांगण थे, 10 मंदिर थे और अनेक ध्यान केंद्र का मतलब ध्यान आकर्षित करके वहां पे पढ़ाई करने वाला। पुस्तकालय को देखेंगे तो धर्मगंज जो 9वीं मंजिल इमारत था, 3 पुस्तकालय इसके अंदर था, रत्न दधि, रत्न रजक, याद रखिएगा,
तथा रत्ननगर। देखिए दोस्तों, ये जो 3 पुस्तकालय का नाम जो है बहुत मुख्य है, इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। रत्नदधि, रत्नरजक और रत्न सागर। रत्नदधि, रत्नरजक और रत्न सागर। आगे देखेंगे, इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लेते थे। इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है और यह कार्य जो है एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन से प्रारंभ हुआ था और तथा डॉक्टर अमर्त्य जो सेन है इसके अन्य देख रेख में ये विद्यालय चल रहा था। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताए हैं। आगे देखेंगे, बिहार के स्मारक की बात कर लेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिहार के स्मारक। मगध की राजधानी गिरिव्रज, ये राजगीर, या कह सकते हैं पाटलिपुत्र पटना। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा, ये गुप्त वंश के शासनकाल में बनवाया गया था। कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था। ध्यान में रखिएगा, हिस्ट्री का प्रश्न है। कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था नालंदा विश्वविद्यालय का। ओके। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में हो जाएगा। ये पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को ये बता रहे हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए आप लोग से बार बार कह रहे हैं इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। बुद्ध गया की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध को पीपल के जो वृक्ष है उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाली की बात करेंगे, महावीर जी का जन्म है। स्थान जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, ये पटना साहिबा में इनका जन्म हुआ था। सूफी संतों का केंद्र बिहार है। सूफी संतों का केंद्र बिहार है। अशोक के स्तंभ नंदनगढ़ लौरिया तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। अशोक का स्तंभ जो है ये नंदनगढ़ लौरिया तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। मोतिहारी का केसरिया का जो स्तूप है ये विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। याद रखिएगा, कहाँ का स्तूप? तो मोतिहारी का केसरिया का स्तूप, ये विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए। गोलघर पटना में है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में, जल मंदिर पावापुर में और महाबोधि मंदिर गया में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया था और सीमेंट की जगह जो है सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा और गोंद आदि का प्रयोग किया गया था। सीमेंट यहाँ पे नहीं है, सीमेंट से जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको नहीं हुआ, मतलब नहीं उठाया गया था। सुर्खी, चूना और उड़द की जो दाल है, छोवा, गोंद को लेकर ये सब इस्तेमाल करके जो मटेरियल है उसको बनाया गया था। अगर हम लोग अध्याय 6 की बात करेंगे तो सिंचाई के साधन में कौन सी फसल को ज़्यादा पानी देना चाहिए या किस मौसम में बोया जाता है, इसे भी ध्यान में रखा जाता है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में काटा जाता है। कौन सी फसल में कम पानी की आवश्यकता होती है, ध्यान में रखिएगा, तो रबी फसल। रबी जो फसल होती है जो अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और जनवरी से फरवरी में काट लिया जाता है, जो रबी फसल होता है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। परंपरागत रूप से बात करेंगे तो लोग नदियों, तालाबों, कुएं सिंचाई करते हैं। अब तो बहुत सारा सिस्टम आ गया है, बहुत सारा साधन आ गया है जिससे सिंचाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अध्याय 7 की बात करेंगे, जितना खाओ उतना पकाओ। देखिए, जितना खाओ उतना पकाओ, नाम सुनने के बावजूद अजीब टाइप का लग रहा होगा। शेखपुरा में बारात, खाना खाकर 20 लोग बीमार पड़ गए। कम अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ तरीका शिक्षक द्वारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए। अध्याय 8 की बात करेंगे, रास की जंग मलेरिया के संग। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो देख सकते हैं, मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम जो बताए थे रोनाल्ड रॉस ने बनाए थे। कौन बताए थे? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था मलेरिया के बारे में सबसे पहले। और रॉस का जन्म जो है भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। अल्मोड़ा नामक शहर कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाएगा। और रॉस का जन्म यहीं पे होता है। किन्नौन की पत्तियां छाल से इसका इलाज होता है। मलेरिया का इलाज
किस वृक्ष की छाल से होता है? कुनैन की वृक्ष की छाल से होता है। कुनैन की जो पत्तियां होती है उससे इलाज होता है मलेरिया का। सिनकोना वृक्ष भी होता है, कुनैन का भी पत्तियां होता है। मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर यह रोग होता है। ध्यान में रखिएगा। अध्याय 9 जो हो जाएगा मैंने नक्शा बनाया, ये इससे रिलेटेड है, बिहार के मतलब मानचित्र से रिलेटेड। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वह उसको बताएंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अध्याय 10 बात करेंगे तो हमारी फसलें, हमारी जो खान पान है, जैसे सर्दी में रबी फसल जो हम लोग बोते हैं, लगाते हैं, उसमें गेहूं, सरसों, जौ, धनिया, गाजर, आलू, मटर, प्याज, टमाटर, ये सारे चीज़ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। गर्मी में जैसे अभी गर्मी का मौसम चला है, जायद खाने के लिए मिलेगा, तरबूजा मिलेगा, खीरा मिलेगा, खाते हैं, आहा मियाज फ्रेश हो जाता है ना जी। ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन आमतौर पर जायद फसल जो सबसे कम समय में उपजता है, ये गर्मी के मौसम में मिलते हैं। बरसात में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहा जाता है और गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। बिहार के मानचित्र के आधार पर VVI पर्यावरण दिवस जो है ये बहुत याद करिएगा। इस पर देखिए, पर्यावरण विषय में इस पर आधारित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सके। भोज्य पदार्थ स्थान इडली डोसा दक्षिण भारत में, पाव भाजी मुंबई, लिट्टी चोखा बिहार, मछली चावल पश्चिम बंगाल, दाल बाटी राजस्थान, इसे याद करिएगा, मुख्य है। अध्याय 11 की बात करेंगे तो जंतु जगत में पहुंच जाएंगे हम लोग। तो विश्व के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है। बेगूसराय में कावड़ झील है, कावड़ झील, कावड़ नहीं कावड़ झील है, बेगूसराय में कावड़ झील है। राष्ट्रीय उद्यान और बिहार के उद्यान, इस पुस्तक से कोई सवाल नहीं आता है। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है, ये वन और वन्य प्राणियों की रक्षा करती है। बिश्नोई याद रखिएगा, बिश्नोई जो है ये राजस्थान की एक जनजाति है जो वन्य और वन प्राणियों की रक्षा करती है। ओके, अध्याय 12 की ओर चलेंगे। अध्याय जो 12 हो जाएगा ये मान गए लोहा। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि जो है ये खड़े आयतकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभर कर लिखा जाता है। नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं इस उभरे हुए बिंदुओं को अंगुली के स्पर्श करके ये समझ लेते हैं। तो ये हो गया मान गए लोहा। पानी और हम ये पानी कहाँ कहाँ से आता है इसके बारे में पता है, ये चीज़ याद रखिएगा। बिहार में भयंकर बाढ़ जो आया था 18 अगस्त 2008 में आया था। बिहार में भयंकर बाढ़ 18 अगस्त 2008 में आया था। सूरज एक कामन एक, सौर कुकर, सूर्य के ताप से खाना बनता है। सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोग में लाते हैं, इससे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से फुली रहती है। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। इसमें लगा दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है और इसे एल्युमिनियम के डब्बे पर रख कर खाना पक जाता है। इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरियां भी चार्ज की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं हैं। मोटर गाड़ियाँ भी चलाई जाती है। कृत्रिम उपग्रह भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। रेलगाड़ी चलाने पर भी अब इसका विचार हो रहा है। अध्याय 15 देखेंगे, हमारा जंगल। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बाघ का मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में हिरण पौधा खाता है, बाघ हिरण को खाता है और अगर बाघ खत्म हो गया तो हिरण की संख्या बढ़ जाएगी। ये क्या होगा, पेड़ों की संख्या में कमी आ जाएगी, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। ये हमारा जंगल था। धरोहर की परंपरा की बात करेंगे तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में ये परंपरा चलती आ रही है। बेटियों को जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते हुए उत्सव के रूप में बेटियों को जन्म पर 10 पौधे लगाना चाहिए। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो था आप लोग को बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, अध्याय 6 पढ़ेंगे, अध्याय 5 तक हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।